हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन नीताचल में। फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समास व्याकरण से संबंधित आज हम हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। और हिंदी ग्रामर में सबसे पहला जो अपना टॉपिक है समास, जो कि एग्जाम की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि समास से रिलेटेड अभी तक पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी अपन अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरीके से उनको भी देखेंगे। परंतु इससे पहले अपन को ये समझना है कि समास क्या है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज को प्रश्नों से आंकते हैं। वो भी अच्छी बात है कि प्रश्न देख लिए भाई कौन कौन से आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन एक बौद्धिक ज्ञान के लिए अपन को, एक ठोस ज्ञान के लिए अपन को समास क्या है, समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं, और फिर अपन यदि प्रश्नों पर आए तो अपने लिए सुलभ होगा, है ना। पहले प्रश्न कर लें तो ये काम सही नहीं है, कंसेप्ट को समझा नहीं है, प्रश्न पहले कर लिए तो ये गलत हो जाता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समास। समास क्या है, मैं पिछले वर्ष जितने भी प्रश्न आए हैं 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों में समास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका अपन विश्लेषण करेंगे, एक एक को देखेंगे। ठीक है, और इसमें आपको अभ्यासार्थी प्रश्न भी करवाऊंगा, है ना। समास से रिलेटेड अभ्यासार्थी प्रश्न भी करवाऊंगा ताकि कोई भी बिंदु अपन से छूटे ना। देखिए, सबसे पहले अपन समझेंगे समास क्या है। ठीक है, तो समास शब्द का अर्थ देखेंगे एक बार कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। और आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा यदि आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि सर मुझे पीडीएफ की आवश्यकता है। लिखा है समास। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना है ना। यहाँ पर एक बिंदु पर ध्यान दीजिए, चीजों शब्दों जो होते हैं ना अपने, उनको छोटा करना है, संक्षिप्त करना है। इसको गहराई से समझेंगे। लिख रखा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अच्छा सर, विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? देखिए, विभक्ति चिन्हों को हम बहुत ही भलीभांति रूप से जानते हैं। विभक्ति चिन्ह कारक, कारक हमारे विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सभी क्या है? का, के लिए, के, को, का, ये सब के सभी ही विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें प्रसर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, अपन इनको विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में, वैसे इनको प्रसर्ग चिन्ह भी कहा जाता है ना। तो इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप यानी गायब, लोप यानी हो जाता है गायब होना। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले अपन इसको और समझ लेते हैं समास को। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है, हम जानते हैं, और ये बात बोर्ड भी जानता है ना। हिंदी में संक्षिप्तता की बहुत आवश्यकता होती है ना। आप एक चीज को, आप एक कंसेप्ट को, एक परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जब उस कंसेप्ट को पेपर पे उतारने की बात आती है तो हम जितना अपने ब्रेन में या जितना अपने मस्तिष्क में ज्ञान है उतना सब कुछ पेपर में नहीं उतार सकते। ठीक है ना। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जो अपने पास ज्ञान है उसको परिमार्जित करना पड़ता है ना। उसको परिमार्जित करना पड़ता है कुछ ऐसे रूप में कि वो जो ज्ञान है वो एकदम तीखा हो। कैसे तीखा? मतलब जैसे ही अपने पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अपन को उसको पन्ने पे उतारना है, और पन्ने पे इस रूप से उतारना है कि समय कम लगे, और जो ज्ञान की जो शक्ति है, यानी ज्ञान को समझने की जो पावर है, वो अच्छी तरीके से अपन को समझ में आ जाए। तो इसमें समास का बड़ा रोल होता है। समास क्या करता है, बड़े बड़े वाक्यों को छोटा कर देता है, संक्षिप्त में बदल देता है। वो कैसे, अभी मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। और समास इसमें सहायक होते हैं, है ना। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है।
समास द्वारा संक्षेप यानी शॉर्ट में, यानी कम शब्दों में, कम से कम शब्दों द्वारा, बहुत ही कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। अच्छा, समास को अपन ने मोटा मोटा समझ लिया है और इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे समझिए, समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। यानी समास का उद्भव, समास का उद्भव से अर्थ है, उद्भव का मतलब होता है बनना, निर्माण होना, है ना। समास का निर्माण ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है, इसकी शैली के कारण हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लें तो लिख रखा है, दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त शब्द किया जा सकता है ना। अपन लिखते हैं दिन और रात, इसमें कितने शब्द आए? एक दिन, दूसरा और तीसरा रात। तीन शब्द आए कि नहीं आए, मुझे बताइए। लेकिन अगर मुझे समय बचाना है, दिन और रात को लिखना है लेकिन कम शब्दों में लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ये जो और है ना, इसको हटा देंगे। अब सर और क्या होता है, अभी मैंने बताया, देखिए इसको रब कीजिए पूरा एक बार। अब बताइए, विभक्ति चिन्ह, है ना, ये क्या है और क्या है? विभक्ति चिन्ह। लेकिन और वैसे विभक्ति चिन्ह में नहीं आता है, और परसर्ग चिन्ह में आता है, लेकिन अपन ने यहाँ वर्ड यूज करा है विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह का, के, ने, से ऐसे होते हैं, के द्वारा, के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो और है वो परसर्ग चिन्ह है, और परसर्ग चिन्ह को यदि हम हटाएंगे तो इसकी जगह चिन्ह आता है ये वाला, है ना, ये वाला चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह जिसे अपन कहते हैं। तो ये वाला चिन्ह आता है। तो अपन ने इसको क्या करा, संक्षिप्त में लिखा, छोटा करके लिख दिया, है ना। दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर अपन ने क्या लिखा, दिन और रात करा, और के स्थान पर एक चिन्ह लगा दिया। तो अपन ने लिखावट में भी अपने समय कम लगा और इसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। दिन और रात लिखोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सेंटेंस में, ये हुआ। और अच्छी तरह समझते हैं, देखो लिख रखा है, इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। क्लियर है? जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, ऊपर वाला एग्जाम्पल क्या था, ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। लिख रखा है अपने पास, लिखा है, इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं, जो नया शब्द बनता है, उन्हें सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे दिन और रात, है ना, ये क्या था, अपने पास एक वाक्य था, है ना। इस वाक्य में अपने क्या करा, विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया, विभक्ति चिन्ह को गायब कर दिया, और इसके अंदर अपन ने लगा दिया ये वाला माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह लगाया तो दिन और रात, ये जो शब्द बना ना, ये सामासिक पद है। ये जो शब्द बना दिन रात, ये क्या कहलाएगा, सामासिक पद या समस्त पद कहलाएगा। अपन इसको जब बोल रहे हैं तो अपन इसको समस्त पद के नाम से जानेंगे, है ना। जब भी मैं इसका प्रयोग करूंगा तो इसको समस्त पद से कहूंगा। समस्त पद क्या होता है, समझ में आएगा। समस्त पद दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के हटाने के कारण जो नया शब्द हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। ठीक है, क्लियर है माइंड में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लिखेंगे समस्त पद का परिभाषा। अब देखे हैं सामासिक शब्दों का संबंध, जो समस्त शब्दों का, जो सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। मतलब दिन और रात है मेरे पास, ये समस्त पद था, है ना। अब मुझे इसका विग्रह करना है। विग्रह मतलब होता है तोड़ना, है ना। अब दिन और रात को यदि मैं तोड़ूंगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो अपन ने विभक्ति, जब हमारे पास दिन और रात था, है ना, दिन और रात था, इसमें से अपन ने क्या हटा दी थी, विभक्ति चिन्ह हटा दिया था और एक समस्त पद बना दिया था, यही करा था। अब हमारे को समस्त पद दिया हुआ है और समस्त पद में से अपन को क्या बनाना है, विग्रह करना है, समस्त पद का विग्रह करना है। तो हम जिस चीज को हमने हटाया था, यानी हमने विभक्ति
विभक्ति चिन्ह को हटाया था, तो विभक्ति चिन्ह को हम वापिस से ला देंगे। कैसे? जैसे दिन और रात है मेरे पास, तो दिन और रात में हम वापिस से और जोड़ देंगे, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा? दिन और रात। तो ये जो रूप है, ये वाला जो रूप है वो तो क्या कहलाता है? समस्त पद। और ये वाला जो रूप है वो कहलाता है सामासिक विग्रह या समास विग्रह कहलाता है ना। ठीक है सर। जैसे इस चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न, है ना। धन संपन्न एक समस्त पद है, अब इसका विग्रह क्या होगा? धन से संपन्न। यहाँ पर विभक्ति क्या है? यहाँ पर विभक्ति है से। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लो। रसोई घर, रसोई घर है, ये एक समस्त पद है, एक पूर्ण, है ना, एक पूर्ण पद है। अब इसका विग्रह करो, विग्रह करा तो इसका क्या आया? रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। तो के लिए यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह है। क्या है? विभक्ति चिन्ह है। क्लियर है? देखें एक बार, सब मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा समस्त पद जो है उसके भी दो मुख्य भाग होते हैं, है ना। हमने यहाँ पर देखा था और इस चीज को अभी और समझते हैं। लिखा है समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, है ना। पूर्व पद यानी पहले का पद और उत्तर पद यानी पूर्व पद के बाद का पद यानी दूसरा पद या अंतिम पद। क्लियर है? देखो इस चीज को अपन यहाँ से समझते हैं। एक समस्त पद दिया हुआ है हमारे को, पूजा घर, है ना। अब इसमें पूर्व पद होगा पूजा और उत्तर पद होगा घर। तो अगर हम इसका समास विग्रह करें तो इसका आएगा पूजा के लिए घर। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर रुककर थोड़ा बताना चाहूंगा कि जितने भी अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, अब इनको आप जब अपन समास के भेद पढ़ लेंगे, समास के हर एक भेद को अपन समझ लेंगे, तो आप अंतर कर पाएंगे, आप अंतर कर पाएंगे कि ये जो एग्जाम्पल है पूजा घर, माता पिता, नवरत्न, हस्तगत, ये जो भी आने वाले हैं, ये कौन से समास के भेद से लिए गए हैं। आप इतना अंतर कर पाएंगे। लेकिन अभी अपन को समझना है कि समस्त पद है अपने पास पूजा घर, इसका पूर्व पद होगा पूजा यानी ये वाला पद पूजा, और उत्तर पद होगा यानी बाद का पद होगा घर। और यदि हम पूजा घर का समास विग्रह करें यानी इसको अलग करें, तो यहाँ पर हमने पूजा घर में क्या कर दिया था? विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया था, विभक्ति चिन्ह को गायब कर दिया था। लेकिन समास विग्रह में हम उन जिस विभक्ति चिन्ह को हमने गायब किया था, उस विभक्ति चिन्ह को हम समास विग्रह में इंक्लूड कर देंगे, उसमें डाल देंगे। जैसे कि पूजा घर में जो विभक्ति चिन्ह था वो था के लिए, है ना। तो हमने समस्त पद पूजा घर का समास विग्रह पूजा के लिए घर किया। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है माता पिता। तो माता पिता में पूर्व पद है माता यानी पहले आने वाला पद है माता और उत्तर पद है पिता। तो इसका समास विग्रह जब हम करते हैं तो क्लियर होगा कि माता और पिता आएगा, है ना। समस्त पद है माता पिता और समास विग्रह हम जब इसका करेंगे तो इसका आएगा माता और पिता। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि बोर्ड परीक्षाओं में समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, है ना, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते, परिभाषित प्रश्न। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा कि समास विग्रह दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है समस्त पद, यानी पूजा के लिए घर दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा समस्त पद और इसका आपको समास के किस भेद में से लिया गया है, किस भेद का उदाहरण है ये भी स्पष्ट करो और उस भेद, उस समास के भेद की परिभाषा भी लिखो। ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे पूजा के लिए घर है, ये समास विग्रह आपको दे दिया गया और आपको पूछ लिया जाएगा ये जो उदाहरण है वे किस समास के भेद में से लिया गया है और उस समास के भेद की या उस समास के प्रकार की आप परिभाषा लिखिए। तो आपको ऐसा पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अवयव समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। लेकिन आपसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप करने के जो चांसेस होते हैं ना, 100% या 98% आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया कि समास विग्रह आपको दे दिया गया, आपको पूछ लिया जाएगा ये समास विग्रह किस समास के प्रकार का उदाहरण है, उसकी परिभाषा लिखो। ठीक है ना। और अपन ऐसे और भी देखने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर और समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे समझाए देते हैं। नवरत्न है, नवरत्न में नव जो है वो पूर्व पद है
और उत्तर पद क्या है इसका, रत्न। तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो 9 रत्नों का समूह ये आता है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको नवरत्न दे दिया तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे सर, हमारे को थोड़ी ना पता। लेकिन अभी जब मैं आपको समास के भेद के, समास के प्रकार बताऊंगा और उसमें जो कंडीशंस होंगी उसको अपन समझेंगे अच्छी तरीके से, तो 100% अपन को समास विग्रह भी करना आ जाएगा और समास विग्रह से समस्त पद को समझना भी आ जाएगा। ठीक है, अब अपन समझते इसको क्लियर कर कर समास के भेद पर चलते हैं। लिखा है समास के भेद, यानी समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं, है ना। अभी तक अपन ने क्या समझा कि समास है भैया, समास क्या है वो समझ लिया। समास क्या है कि शब्दों को संक्षिप्त में लिखना और जो समान अर्थ है उसको संक्षिप्त में लिखना, यानी कम से कम शब्दों में लिखना, है ना। सबसे ज्यादा समास क्या है ये नहीं पूछा जाता, समास के जो प्रकार है उनकी परिभाषाएं पूछी जाती है आपसे, है ना। तो हमने अभी तक क्या समझा, पहले तो ये बताओ समास क्या है, ये समझ लिया हमने। समझ लिया सामासिक पद या समस्त पद क्या है, ये समझ लिया। समस्त पद के 2 भाग हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये समझ लिया। समास विग्रह समझ लिया, है ना। ये 3-4 बातें अपन ने समझ ली। अब अपन समझेंगे समास के प्रकार, है ना, कि समास कितने प्रकार का होता है, समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख रखा है मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व, यानी उनके विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं, है ना। मुख्यतः समास कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। मुख्यतः बोला है, मोटे मोटे तौर पर तो अपन 4 प्रकारों में बांटते हैं। और ये किस आधार पर बांटा गया है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बांटते हैं तो किसी आधार पर बढ़ती है कि आप किस बात पर इसको बांट रहे हो। तो हमने जो समास पद थे, समास का जो प्रकार है उसको 4 भागों में किस आधार पर बांटा है, उनके शब्दों के मेल के कारण, है ना। जैसे एक समास जो पद है, एक जो शब्द है वो किन पदों से मिलकर बनता है, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, जो अपन ने अभी समझा। उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के आधार पर हमने उनका बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में। देखिए जिस समास में पहला पद, पहला शब्द प्राय प्रधान होता है, जिस समास में जो पूर्व पद है ना, जैसे नवरत्न में जो नव है ना, तो ये इसकी जब प्रधानता होगी तो उस वो जो समास का भेद है वो कहलाएगा अव्ययी भाव समास। क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। क्लियर है, ठीक है। आगे लिख रखा है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब मान लीजिए कोई समास है, कोई शब्द है, मान लीजिए एक ही ये वाला शब्द है, कौन सा, ये वाला शब्द है नवरत्न, है ना। तो नवरत्न जो शब्द है, इसमें जो नव है, इसमें जो नव है वो क्या है, अप्रधान है। यानी जो रत्न है वो क्या है, प्रधानता दर्शा रहा है। जो उत्तर पद है, जो अंतिम का पद है, यानी जो दूसरा पद है, वो अपनी प्रधानता दर्शा रहा है। तो इस प्रकार का जो समास है, इस प्रकार का जो समास है वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा यहां से बन सकती है क्या, समस्त पद में वह उत्तर पद जो है उसकी प्रधानता दर्शाने वाला समास तत्पुरुष समास कहलाता है। या हम यहाँ कह सकते हैं जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला शब्द प्राय, है ना, पहला शब्द क्या रहता है, प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा शब्द प्रधान रहता है। ठीक है, अब जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, अब क्या हो रहा है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधानता दर्शा रहे हैं। जैसे माता पिता, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, माता पिता दोनों के दोनों में जो प्रधानता है, माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, दोनों के दोनों शब्द क्या है, मूल है, मतलब मुख्य है। तो द्वंद्व समास कहला जाएगा। ये कौन सा समास कहला जाएगा, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है
और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप ढंग से समझिए, एक शब्द है उसमें पहला जो शब्द है जो यानी पूर्व पद की जब प्रधानता होती है तो अव्यय भाव समास कहलाता है, ठीक है ना। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वो कहलाता है तत्पुरुष समास। और तीसरा जिसमें दोनों ही पद जो हैं, दोनों ही जो पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता दिखती है वो द्वंद्व समास कहलाता है। और चौथा जिसमें किसी भी प्रकार जो पूर्व पद है और उत्तर पद है इन दोनों की ही समानता नहीं दिखती यानी प्रधानता नहीं होती है, वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। अब सामान्यतः हमारे को देखने को मिलता है कि तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, है ना। तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है जिसमें जो द्वितीय पद है यानी उत्तर पद जो है उसकी प्रधानता होती है। तो तत्पुरुष को मुख्यतः दो भागों में और बांटा जाता है, वो है कर्मधारय समास और है द्विगु समास। क्या कहलाता है? द्विगु समास। तो विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, है ना। विवेचन की सुविधा के लिए यानी उनको एक एक बिंदु समझने के लिए, उनका एक एक बिंदु समझने के लिए हम उनकी 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वैसे तो मुख्य तौर पर 4 ही प्रकार के क्या होते हैं, समास होते हैं। पहला अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास, है ना। इस प्रकार होता है। और मैंने आपको बता दिया, इस लाइन को रट लेना कि अव्यय भाव समास में पूर्व पद यानी प्रथम पद की प्रधानता दर्शाई जाती है, तत्पुरुष समाज में द्वितीय पद की यानी उत्तर पद की समानता दर्शाई जाती है, और द्वंद्व समास जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की ही प्रधानता दर्शाई जाती है, और चौथा बहुव्रीहि समास जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की समानता नहीं दर्शाई जाती यानी प्रधानता जो है वो नहीं दर्शाई जाती है, वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये अपने मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए परिभाषाएं हैं। जैसे हम इनके डीपली अभी जाएंगे, अगले वीडियो में हम अव्यय भाव समास से कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी अपनी वीडियो बड़ी हो चुकी है, अगली वीडियो में हम अव्यय भाव समास से स्टार्ट करेंगे अपना समझना कंसेप्ट को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के और लेक्चर पाने के लिए और वीडियोस पाने के लिए इस टॉपिक के आप चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।